हाय, मैं सोनिया हूँ विद्या गुरु से। करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब सब्सक्राइब करते हैं तो नीचे एक साथ में एक बेल आइकॉन आता है, बेल आइकॉन दबाएंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगे सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के जो हम लोग चैनल पर विद्या गुरु के अपलोड करते हैं। ये सेशन करंट अफेयर्स का है, अप्रैल का सेशन है, अप्रैल 3 है। करंट अफेयर्स 2020 अभी जो आप देखने वाले हैं, ये सेशन हिंदी मीडियम में है, बायलिंगुअल है प्राइमरीली। इंग्लिश मीडियम में अगर सेशन देखना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स अप्रैल 2020 इंग्लिश मीडियम आपको सेशन मिलेगा प्लेलिस्ट के अंदर, बिकॉज वी अपलोड द सेशन इन 2 मीडियम्स। वन इज इन हिंदी जो आप अभी देख रहे हैं एंड द अदर वन इज इन इंग्लिश मीडियम, वो भी प्लेलिस्ट में है। तो इफ द लैंग्वेज इज नॉट कंफर्टेबल स्विच टू दैट इंग्लिश मीडियम सेशन। लास्ट में मैं रिवीजन कराऊंगी, जरूर देखिएगा। रिवीजन तक जरूर रुकना है आपने। अगर आप रिवीजन तक नहीं रुकते हैं तो क्वेश्चंस जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वो याद ही नहीं होंगे, तो वीडियो देखने का कोई फायदा ही नहीं होगा। सभी कंपेटिटिव एग्जाम्स में करंट अफेयर्स आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा आप लोगों के लिए। हर बार बोलती हूँ क्योंकि मैं टाइम बहुत लगाती हूँ क्वेश्चन सेलेक्ट करने में, तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप सारे क्वेश्चन याद जरूर करके दिखाएंगे मुझे। पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रही हूं। अर्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? अर्थ डे 22 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं और इसका जो थीम इस साल का रखा गया वो है क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन 22 अप्रैल अर्थ डे का थीम। अगले क्वेश्चन पे स्विच कर जाते हैं जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर हम डेज की डेट्स की बात करने वाले हैं। जैसे हम बात करेंगे पहली की 23 अप्रैल को क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो पहली बात यह है कि 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे होता है। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिए। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं, ये पहला है। आपको एक बात और बतानी है कि इस दिन वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे पर HRD मिनिस्ट्री ने हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड एक कैंपेन है, माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन है, लॉन्च किया है। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, वो क्वेश्चन ये होगा कि किस मिनिस्ट्री ने इस कैंपेन को लॉन्च किया है। तो हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड, आप खुद समझ जाएंगे कि ये जो माई बुक माई फ्रेंड बोला है, ये वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे से लिंक किया जा सकता है आसानी से। अगर मैं अगली बात करूं तो अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल, यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020 जो है वो है कोलालमपुर। एक्चुअल में यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020, पहले ईयर देखिए। इसका मतलब अगर ऐसा कुछ किया जा रहा है तो वो ईयर दर ईयर, साल दर साल वो बदला जाएगा। तो 2020 के लिए यूनेस्को का वर्ल्ड बुक कैपिटल जो है वो है कोलालमपुर, याद आपको रखना है। अब हम 23 अप्रैल पे थे तो हम 23 अप्रैल से हटेंगे नहीं, हम 23 अप्रैल के बारे में और याद करेंगे। 23 अप्रैल को और क्या होता है? 23 अप्रैल को UN इंग्लिश लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया जाता है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है ना आप लोगों के लिए। तो UN का इंग्लिश लैंग्वेज डे, अपार्ट फ्रॉम दैट UN का स्पेनिश लैंग्वेज डे भी 23 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। तो आपने क्या क्या सीखा? 23 अप्रैल को आपने कहा जी वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे है। फिर उसके बाद आपको बताया कि 23 अप्रैल को UN का इंग्लिश लैंग्वेज डे और 23 अप्रैल को ही UN का स्पेनिश लैंग्वेज डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन, अब बात करते हैं जल्दी से। स्कीम टू मैप रेजिडेंशियल लैंड ओनरशिप इन रूरल सेक्टर। अच्छा, मैंने अभी तक ये बात कहना शुरू नहीं किया। अब जो मेरे को यूजुअली देखता है आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चंस में से मेरे भी सिलेक्शन में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। जैसे स्कूल में आपको टीचर्स जब पढ़ाते थे तो आप उसमें इतने सारे क्वेश्चन में कुछ पे इंपॉर्टेंट और कुछ पे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करते थे, याद होगा ना आपको। तो वही मैं अभी कर रही हूं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आएगा। अगर आपको ये पढ़ के नहीं समझ में आया, पहले मैं रीरीड करती हूँ और आपको इस स्कीम का, इस योजना का नाम बताती हूँ। इसका नाम है स्वामित्व योजना। स्वामित्व, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं किसी की ओनरशिप की, स्वामी बनने की बात हो रही है तो स्वामित्व योजना, इसका मतलब हम ओनरशिप की बात कर रहे हैं। तो स्वामित्व योजना जो है, जो स्वामित्व स्कीम है, ये किस बारे में, ये आपको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं। एक्चुअल में ये ध्यान रखिए, जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है
स्कीम टू मैप, पहले एक बार आपका सेंटेंस पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, उसके बाद आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रही थी। स्कीम टू मैप रेजिडेंशियल लैंड ओनरशिप इन रूरल सेक्टर। अच्छा देखिए किया क्या जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है। डिस्प्यूट्स होते हैं ना रूरल लैंड्स के अंदर कि ये तेरी लैंड है, ये मेरी लैंड है, ऐसी वाले जो डिस्प्यूट्स हैं ड्रोन्स से पता लगाएगा कि किसके पास, ड्रोन्स जो होते हैं यूज किए जाएंगे लैंड को, प्रॉपर्टी को मैप करने के लिए, ये गवर्नमेंट कराएगी। और अगर ड्रोन से जब एरिया को, जब लैंड को मैप करा लिया जाएगा तो सीधी बात है इन पे लोन भी मिल पाएगा, तो लोन मिल पाएगा, ये एक अच्छी बात हो जाएगी। मैं क्या बता रही हूं आपको, तो स्कीम्स टू मैप रेजिडेंशियल लैंड मतलब रेजिडेंशियल लैंड ओनरशिप, किसकी कौन सी लैंड है और किसकी कितनी लैंड है, ये रूरल सेक्टर में किया जाएगा। तो मैंने कहा इसके बाद लोन भी मिल पाएगा। तो ये जो बात मैं आपको बता रही हूं किसके तहत की जा रही है, ये की जा रही है स्वामित्व योजना के तहत। तो स्वामित्व योजना मतलब ओनरशिप की बात हम कर रहे हैं। अब ये कब लॉन्च किया, एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो ये आएगा कि कब लॉन्च किया, या तो ये पूछा जाएगा कि ये योजना किससे संबंधित है या उस योजना का नाम क्या है, पूरी डिटेल लिखने के बाद। तो आपको क्या याद रखना है कि ये पंचायती राज वाले दिन 24 अप्रैल को पंचायती राज मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो पंचायती राज के बारे में अगर थोड़ी सी बात करते हैं कि डिटेल पीछे का अगर लेके आ जाते हैं, जैसे याद करने के लिए सिर्फ ऐसे ही बता देती हूं आपको कि शायद जीएस में थोड़ा सा हेल्प कर जाएगा कि पंचायती राज पहली बार राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया था। पंचायती राज का मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है। केंद्रीकरण हम कह रहे हैं तो इसका मतलब सत्ता किसी एक के पास केंद्रित है, जब विकेंद्रित किया जाता है। पंचायती राज में यही बात की जाती है जिसमें पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया जाता है, विकेंद्रीकरण किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है पावर। तो पंचायती राज है, तो पंचायती राज जब लगाया गया तो मैंने कहा वो 24 अप्रैल को लगाया गया। 73rd अमेंडमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात करने लग गई बीच में कि 73rd अमेंडमेंट है जो पंचायती राज के बारे में बात करता है। तो 11वां शेड्यूल भी है, अगर आप जानना चाहें तो हमारे संविधान के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर हम बात करें तो 11वां शेड्यूल है जो इसके बारे में बात करता है। तो पंचायती राज व्यवस्था, वो वाली पंचायती राज व्यवस्था 24 अप्रैल को ये लगाया गया था। और पहला राज्य मैंने आपको बताया, फर्स्ट स्टेट जहां पर इसे लगाया गया था वो राजस्थान था। तो वो 24 अप्रैल, उस 24 अप्रैल के दिन रूरल सेक्टर की लैंड को मापा जाएगा, ये किया जा रहा है स्वामित्व योजना के तहत। अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। अच्छा अब आपको मैं बताऊं कोई अच्छी सी न्यूज। गोवा में आपने सुना था ना, कंप्लीट लॉकडाउन सुना था आपने, कि आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं कैसे मैनेज हो रहा होगा, लेकिन अच्छी बात यह हुई कि गोवा हैज बिकम द फर्स्ट कोरोना वायरस फ्री स्टेट। यस, दैट्स द न्यूज। आपको याद रखना पड़ेगा कि पहली कोरोना वायरस स्टेट जो बन गई है वो है गोवा है, और अगर आपको कोई दूसरी भी पूछ लेता है तो वो मणिपुर बन गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ जाते हैं। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, और इसका जो थीम रखा गया इस साल का वो था जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। तो ऐसा थीम रखेंगे तो हर कोई अपने आप को प्रोटेक्ट करता जाएगा, तभी तो मलेरिया से बच पाएंगे ना। तो वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, और अगला पॉइंट क्या है, 25 अप्रैल की ही बात करने वाले हैं। 25 अप्रैल को वर्ल्ड वेटरनरी डे जो है वो हम ऑब्जर्व किया इस साल 2020 में। अब आप कहेंगे कि इस साल वाली बात क्यों आ गई, क्योंकि वर्ल्ड मलेरिया डे तो हम 25 अप्रैल की ही बात कर रहे थे। इस साल वाली बात इसलिए आई है, वर्ल्ड वेट डे की बात 25 अप्रैल इस बार इसलिए आई है क्योंकि हर अप्रैल का जो लास्ट सैटरडे होता है, हर अप्रैल का जो लास्ट सैटरडे होता है उस दिन ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड वेट डे। इसका भी थीम था इस बार, जो थीम था वो था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फॉर इंप्रूविंग एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फॉर इंप्रूविंग एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ, ये थीम था। तो इस थीम को आपको याद करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिया की जीडीपी। अभी हाल हम खुद जानते हैं कि क्या चल रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, सब कुछ लॉकडाउन में बंद है। तो आईएमएफ ने और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेडिक्शन करना स्टार्ट कर दिया है इंडिया की जीडीपी का। तो अभी इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट है
जो भविष्यवाणी की गई है, जो फोरकास्ट बताया गया है उसके बारे में कि फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 का जो जीडीपी होगा वो 1.9% होगा। जी सिर्फ 1.9%। ये आईएमएफ के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से मैं आपको बता रही हूं कि इंडिया की जीडीपी का प्रेडिक्शन जो इन्होंने किया है वो है 1.9%। ईयर इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 की वो बात कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए जरा क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अब G20 के बारे में बात करने लग गया। अब आप कहेंगे कि हमें क्या लेना देना, G20 तो आप पढ़ा चुके हो, आप दोबारा वही बात पढ़ा रहे हो। बिल्कुल नहीं पढ़ा रही हूं, अब मैं अगली चीजें आपको पढ़ा रही हूं, क्योंकि यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन था मैं यहाँ पर ये आपको पढ़ाने वाली हूं कि रिप्रेजेंटेशन किसने किसने किया। अगर G20 की मीटिंग हुई तो यहाँ पर कोई ना कोई मिनिस्टर था जो रिप्रेजेंट कर रहा था, इंडिया का डेलीगेशन कर रहा था। यहाँ पर वन बाय वन स्टार्ट करें। G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स, G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स वर्चुअल मीटिंग हुई। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स की वर्चुअल मीटिंग हुई। तो सारी वर्चुअल ही हम ये जानते हैं, तो बार बार मेरे को वर्चुअल बोलने की जरूरत नहीं है ना बच्चों। G20 के जो वर्चुअल मीटिंग में यहाँ पे हम कह रहे हैं इंडिया का डेलीगेशन पीयूष गोयल कर रहे थे। तो पीयूष गोयल क्या हैंडल कर रहे हैं, इस बहाने आपको ये भी पता चल जाएगा कौन से मिनिस्टर कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल कर रहे हैं। तो यूनियन मिनिस्टर की बात कर रहे हैं तो पीयूष गोयल हैंडल कर रहे हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मतलब कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अलावा भी और मिनिस्ट्रीज हैं, मैं ये नहीं कह रही हूं, मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि अभी बात ये करिए कि पीयूष गोयल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैंडल कर रहे हैं, इसीलिए इंडिया का डेलीगेशन इन्होंने किया G20 के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स वर्चुअल मीटिंग में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि G20 की एनर्जी मिनिस्टर्स का भी तो समिट हुआ। पहले ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट थे, अब एनर्जी मिनिस्टर्स का समिट की बात कर रहे हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जो संभाल रहे हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री धर्मेंद्र प्रधान संभाल रहे हैं। तो इन्होंने डेलीगेशन किया था G20 के एनर्जी मिनिस्टर समिट में। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि जो G20 का हेल्थ मिनिस्टर्स का मीटिंग हुआ, G20 का हेल्थ मिनिस्टर्स का जो मीटिंग हुआ, वो हेल्थ मिनिस्टर क्योंकि वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, तो आपको पता ही होगा, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ही जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर देखते हैं, उन्होंने डेलीगेशन किया था इंडिया का G20 के हेल्थ मिनिस्टर्स मीट में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए जल्दी से। अगला क्वेश्चन है आरबीआई ने इंक्रीज किया है वेज एंड मींस एडवांसेस का लिमिट। बस इतना याद रखना है आपको, क्योंकि वेज एंड मींस एडवांसेस के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। अप्रैल की बात है, अब फिर से कुछ चेंज अनाउंस किया है, तो जरा सुन लीजिए। आरबीआई ने इंक्रीज किया है वेज एंड मींस एडवांसेस का लिमिट फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए। यहाँ पर फर्स्ट हाफ इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई कह दे फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 पूरे के लिए कर दिया है, ऐसा नहीं किया है, 20 और 21 के फर्स्ट हाफ के लिए इंक्रीज किया है आरबीआई ने वेज एंड मींस एडवांसेस का लिमिट। अप्रैल टू सितंबर इसको भी इन्होंने डिफाइन किया है कि फर्स्ट हाफ का मतलब आप कहीं एक महीना ऊपर नीचे ना कर दें, आपसे टाइम पूछा जा सकता है। तो अप्रैल से सितंबर तक के ड्यूरेशन को फर्स्ट हाफ कह रहा है, जिसमें वेज एंड मींस एडवांसेस का लिमिट बढ़ाया है आरबीआई ने और इसे 2 लाख करोड़ तक कर दिया है, 2 लाख करोड़ कर दिया है। तो वेज एंड मींस एडवांसेस किसे। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनिशिएटिव टू कन्वर्ट किराना शॉप्स। अच्छा, हमारे घर के आसपास सबके किराना स्टोर्स होते हैं, किराना शॉप्स होती हैं। सैनिटाइज कर देंगे और इनको बना देंगे सैनिटाइज्ड रिटेल स्टोर्स। जी ऐसा इनिशिएटिव है ये, जिसके अंदर 20 लाख नेबरहुड स्टोर्स होंगे, 20 लाख नेबरहुड किराना स्टोर्स होंगे, जिनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा सैनिटाइज्ड रिटेल स्टोर्स में। तो सैनिटाइज्ड रिटेल स्टोर्स को वो सुरक्षा स्टोर्स कहेंगे। यही इंपॉर्टेंट बात है जो मेरे को आपको बतानी थी। मैंने क्या कहा, मैं एक बार और बता दूं। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि आपके घर के आसपास जो किराना की दुकानें हैं, किराना शॉप्स है, ठीक है, अभी तक हम क्या कंसिडर करते हैं, क्या सोच रहे हैं कि वो सैनिटाइज्ड नहीं है। शायद 20 लाख नेबरहुड किराना स्टोर्स को लिया गया और इनको बदल देंगे सैनिटाइज्ड रिटेल स्टोर्स में, और सैनिटाइज्ड रिटेल स्टोर्स को नाम दे रही है गवर्नमेंट सुरक्षा स्टोर्स। तो इसके लिए एसेंशियल कमोडिटीज भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है बन गए हैं संजय कोठारी। नाम इनका बड़ी बार पहले सुन चुके हैं,
न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी बन गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए जरा जल्दी से। अब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की बात करते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, तो प्रॉपर्टी मतलब हम वो प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं उनको ही सिर्फ बता रही हूं कि इंटेलेक्चुअल, यहां पर हम ब्रेन वाली बात कर रहे हैं, तो दिमाग वाली बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम जो था ना इसका रखा गया वो इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर इसका थीम था, थोड़ा अलग था लेकिन आपको याद रखना होगा। तो इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर ये थीम था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का, जो 26 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई प्रोवाइड कर रहा है रीफाइनेंस फैसिलिटीज। रीफाइनेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, खुद समझिए, हर किसी को अभी पैसे की जरूरत है, तो आरबीआई जो है किस किस तरह से अवेलेबल करा रहा है, बस वही बातें हम कर रहे हैं कि आरबीआई प्रोवाइड करा रहा है स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी किस किस को, नाबार्ड को, सिडबी को और नेशनल हाउसिंग बैंक को, और कितना, ₹50,000 करोड़। दोबारा बोल देती हूं, आरबीआई जो है प्रोवाइड करा रहा है स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी नाबार्ड को, सिडबी को और नेशनल हाउसिंग बैंक को 50,000 करोड़। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन किस बारे में है, पहले एक बार पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है कि ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर एक्ट, ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर एक्ट टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड एग्री प्रोडक्ट्स फॉर फार्मर्स। इस एग्रीगेटर एक्ट का नाम ये क्या है, सबसे पहले तो इस एग्रीगेटर एक्ट का नाम है किसान रथ ऐप। अब यहां से स्टार्ट करें। अब आपने सुना कि किसान का जो प्रोड्यूस है वो खराब हो रहा है और वो पहुंचा ही नहीं पा रहा है, वो बेच ही नहीं पा रहा है। इस बात से पता लगाइए कि किसानों को, फार्मर्स को अभी सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत है। उस हेल्प को देते हुए किसान रथ ऐप जो है वो लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। इससे जो फूड ग्रेन्स है, इससे जो एग्री प्रोड्यूस है, वो एक्चुअल में जो ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो रही थी इस लॉकडाउन के चलते, समझिए इसका आना, इसका होना, इस ऐप का होना जरूरी था। तो ट्रांसपोर्ट कराया जाएगा फूड ग्रेन्स को और एग्री प्रोड्यूस को किसान रथ ऐप के जरिए। और मैंने क्या बोला, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने इसे लॉन्च किया। अगर अदर देन दैट याद करना चाहें तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, इनका नाम भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेशनल लिस्ट ऑफ इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज। यहां पर हम कह रहे हैं कि नेशनल लिस्ट बनाई गई है। इंटैंजिबल का मतलब क्या है, टैंजिबल पहले जिसे हम टच कर सकते हैं, टैंजिबल जिसे हम टच कर सकते हैं, इंटैंजिबल जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं। नेशनल लिस्ट ऑफ इंटैंजिबल, कई बार वर्ड का मीनिंग नहीं आता, मैंने सिर्फ इसीलिए ऐड कर दिया कि नेशनल लिस्ट ऑफ इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक नेशनल लिस्ट लॉन्च की है। किस चीज की लिस्ट लॉन्च की है, इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया की लिस्ट लॉन्च की है, जिसमें आपको बताऊं अवेयरनेस जो है वो फैलाएंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, लोगों में जागृति लाएंगे। किस चीज के लिए अवेयरनेस फैलाएंगे, अबाउट इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट्स। जो कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट्स है इनके बारे में, इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट्स के बारे में अवेयरनेस लाएंगे। लेकिन ये सिर्फ एक स्टेट तो नहीं है ना जिसको हम कहें जो इंडिया का हेरिटेज लेके बैठा हो, तो सारी की सारी स्टेट्स को अवेयर किया जाएगा, सारी की सारी स्टेट्स के बारे में अवेयर किया जाएगा, अवेयरनेस रेज की जाएगी हमारे कल्चरल हेरिटेज के बारे में। यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर कौन है, इसी से ये बात शायद पूछ ली जाएगी क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किया है ना, तो प्रहलाद सिंह पटेल, प्रहलाद सिंह पटेल जो है वो मिनिस्ट्री फॉर कल्चर के को लीड करते हैं, को हेड करते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर प्रहलाद सिंह पटेल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जरा जल्दी से देखते हैं। इमरजेंसी असिस्टेंस बाय न्यू डेवलपमेंट बैंक फॉर ऑफ ब्रिक्स ग्रुप टू इंडिया। अभी कोविड के चलते हेल्प की जरूरत सबको है, तो एज ए कंट्री हमें भी जरूरत है, तो हम अभी असिस्टेंस दे रहा है, कोई लोन दे रहा है, कोई असिस्टेंस दे रहा है, तो जरा सुन लीजिए। इमरजेंसी असिस्टेंस दिया है यहाँ पर ब्रिक्स ग्रुप ने, ब्रिक्स नेशंस ने। ब्रिक्स का मतलब समझ रहे हैं ना कि मैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका की बात कर रही हूं जी। वही ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स ग्रुप जो है
उसका डेवलपमेंट बैंक है, उन नेशंस ने डेवलपमेंट बैंक बनाया हुआ है, इसमें आई इंडिया है ना। तो मैंने क्या कहा कि जो ब्रिक्स ग्रुप का जो डेवलपमेंट बैंक है उसने इमरजेंसी असिस्टेंस दिया है इंडिया को $1 बिलियन का। यहां से क्वेश्चन ना एक और बन जाएगा कि अभी ब्रिक्स की बात हाल फिलहाल अगर हो रही हो तो इसको भी क्वेश्चन मान लिया जाता है करंट अफेयर्स का ही, कि ब्रिक्स का जो है हम कहना चाह रहे हैं कि जो ब्रिक्स ने मदद दिया उसके अलावा जो हेडक्वार्टर है वो डेवलपमेंट बैंक का, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। ये भूलिएगा मत, याद रखिएगा इसे पक्का से। ब्रिक्स ग्रुप का न्यू डेवलपमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स जो है वो शंघाई चाइना में है। और लोन दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को $1.5 बिलियन का। तो ये भी आपको याद रखना है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स कहां पर है, तो हेडक्वार्टर्स एशियन डेवलपमेंट बैंक का मनीला फिलीपींस में है। तो मनीला फिलीपींस जहां पे एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए जल्दी से। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखेंगे कि एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स, जिसे एक्ट कहा जा रहा है, एक्सेस कोविड फिर टूल्स, तो एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर, ये एक इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया है G20 ने। तो G20 नेशंस की हम बात कर रहे हैं, तो G20 क्या है, वो नेशंस का एक ग्रुप है। तो G20 ने एक्ट लॉन्च किया है। तो एक्ट का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आएगा, तो आप बिल्कुल जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर इनिशिएटिव है जो G20 ग्रुप ने लॉन्च किया है। आपको ये याद रखना है, मतलब मैं कह रही हूं कि इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जिसमें एक्सेलरेट करेंगे, तभी एक्सेलरेटर वर्ड आ रहा है ना। एक्सेस टू हेल्थ टूल्स टू फाइट कोरोना वायरस, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए चीजों को एक इनिशिएटिव है, इंटरनेशनल इनिशिएटिव है ये। हेल्थ टूल्स को अच्छा किया जाएगा, बहुत जल्दी अच्छा करने की बात की जा रही है ताकि कोरोना वायरस से अच्छे से लड़ पाए। इस इनिशिएटिव का नाम और फुल फॉर्म याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है एक कमिटी को। वो कमिटी क्या कर रही है, जीडीपी डेटा को रिवैम्प करना है। लेकिन ये जीडीपी डेटा स्टेट्स की बात हो रही है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप जीडीपी सीधा अगर कलेक्टिव सोच लेंगे तो मैं वो बात नहीं कर रही हूं यहाँ पे। गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है कमिटी को, किस लिए, क्योंकि सजेस्ट कर रही है जो कमिटी, रिवैम्प करने के लिए बोल रही है स्टेट्स के जीडीपी डेटा को। तो वो कमिटी है रविंद्र एच ढोलकिया कमिटी। रविंद्र एच ढोलकिया कमेटी किससे रिलेटेड है, तो स्टेट्स के जीडीपी के डेटा को रिवैम्प करने से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 24 से 30 अप्रैल के बीच में ऑब्जर्व किया गया। अब वीक का मतलब जरूरी नहीं कि 7 दिन हो, यहां पर वीक का मतलब अलग तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है। कलेक्शन ऑफ कोई भी डेज ले लिया जाता है और उसको वीक बोल दिया जाता है। तो आप वीक में 7 डेज वाला कॉन्सेप्ट यहां मत लगाइएगा प्लीज। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे 24 to 30 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया। थीम जो है इसका वैक्सीन्स फॉर ऑल, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, ये इसका थीम रखा गया था जो आपके लिए यहां पर बोर्ड पर क्लियरली लिखा गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए जल्दी से। यूनेस्को हैज डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड आर्ट डे ऑन April 15th। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। समझ पाएंगे ना मैं क्या कह रही हूं, मैं कह रही हूं यूनाइटेड नेशंस, अटेंटिव रही है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये है यूनेस्को। यूनेस्को ने डिक्लेयर किया वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल को। 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 21 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन देखिए, सुपर हीरो टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कोविड-19 इन किड्स। हम चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे सब, हर जो छोटे बच्चे हैं इन चीजों के बारे में जाने। अगर कोई बीमारी फैल रही है, आप बच्चों को बड़े होकर के, बड़े बनकर नहीं समझा पाते हो, तो सुपर हीरो क्रिएट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सुपर हीरो क्रिएट किया है उसका नाम रखा गया है वायु। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है कॉमिक, मतलब आप समझिए थोड़ा फनी सा जो है, टाइटल भी दिया है इसको कि किड्स वायु एंड कोरोना अवेयरनेस फैलाएगा
बच्चों के अंदर। वायु एक सुपर हीरो का नाम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फनी कैरेक्टर लॉन्च किया है जिससे वे बच्चों में कोरोना वायरस का अवेयरनेस फैलाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बैंक दैट हैज लॉन्च्ड अ सेफ्टी ग्रिड कैंपेन फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। सेफ्टी ग्रिड मतलब समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूं। तो बैंक ने लॉन्च किया है सेफ्टी ग्रिड कैंपेन सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देते हुए, क्योंकि कोविड के चलते सोशल डिस्टेंसिंग करना जरूरी है। तो एचडीएफसी बैंक ने एक सोशल ग्रिड सेफ्टी ग्रिड कैंपेन जो है सोशल डिस्टेंसिंग के तहत लॉन्च किया। तो एचडीएफसी बैंक का नाम याद रखिएगा पक्का से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा अब यहाँ पे क्वेश्चन में डिटेल में भी जाएंगे। थोड़ा पहले जरा पढ़िए आपके स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कवरेज ऑफ लेंडर्स लॉस, मतलब लेंडर्स लॉस दैट मींस जिसने पैसा दिया है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, तो हमने कहा उसको कवर किया जाएगा। कौन कवर करने वाला है? ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट कवर करने वाली है, बट किसको लोन दिया जा रहा है? अब पूरा पढ़िए, कवरेज ऑफ लेंडर्स लॉस इन केस ऑफ लोन डिफॉल्ट under credit guarantee fund for micro units scheme increased to 75%। अच्छा, लोन दिया जाता था, किसको दिया जाता था? माइक्रो यूनिट्स को दिया जाता था। लोन पे डिफॉल्ट होता है और बहुत ज्यादा होता है इंडिया में, हम जानते हैं। तो लोन पे जो डिफॉल्ट होता है उसके लिए कुछ कवर किया जाता है उस लोन को। जब उस लोन को दिया जाता है उस माइक्रो यूनिट को, तो गवर्नमेंट कुछ उसको कवर करती है उस लॉस को, अगर डिफॉल्ट हो जाए तो। अब उस लॉस की जो लिमिट है ना, उसे बढ़ा करके 75% कर दिया गया है। तो अब माइक्रो यूनिट को जब लोन दिया जाएगा, अगर अंडर क्रेडिट गारंटी फंड, ये यहां पर लिखा हुआ है अंडर क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट स्कीम, तो हम कह रहे हैं अगर ये लोन दिया जाता है माइक्रो यूनिट्स को, इसमें डिफॉल्ट होता है, लेंडर्स को लॉस होता है, तो 75% तक कवर किया जाएगा, कवर करेगी इसे गवर्नमेंट। नीचे जो पॉइंट है जो मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाह रही हूं, जरा सुनिए। द क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट स्कीम कवर्स लोन अप टू ₹10 लाख गिवन अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब यहां पर ये बात और इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि ये जो कवर हम कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कवर कर रहे हैं। एक बात हम ये कह रहे हैं, दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ 10 लाख तक का ही लोन है बस, जिसे कवरेज मिलेगा, जिसे कवर किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए जल्दी से। फेसबुक इनिशिएटिव टू बूस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। महिलाएं भी व्यवसाय करें, और महिलाएं व्यवसाय जब करें, जब वो बिजनेस करें, तो इस चीज को प्रमोट करना जरूरी है। आप बहुत कम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के नाम सुनते हैं, वुमेन बिजनेस वुमेन के नाम सब सुनते हैं आप। तो मैं ये कह रही हूं कि जो वुमेन के लिए इनिशिएटिव लिया है फेसबुक ने, उसका नाम रखा है प्रगति। दोबारा बोल देती हूँ, फेसबुक इनिशिएटिव टू बूस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, प्रगति इसका नाम है इस इनिशिएटिव का। भारत इंस्टा पे यूपीआई पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है एसबीआई ने और बीएसएनएल ने मिलकर। तो यहां पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि भारत इंस्टा पे और यूपीआई पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है एसबीआई ने और बीएसएनएल ने। मतलब अगर आप ये देखो, अगर आप ये समझ रहे हो कि पहले भी भारत इंस्टा पे था या यूपीआई पेमेंट तो पहले भी हो रही थी, हम बात ये कर रहे हैं कि एसबीआई के थ्रू भी और बीएसएनएल के थ्रू भी ये पेमेंट हो पाएगी। अगर आप एसबीआई के प्लेटफॉर्म पे जाएं, पेमेंट इनके थ्रू करना चाह रहे हैं तो वो भी हो पाएगा। चलिए रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। अर्थ डे 22 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, जिसका थीम क्लाइमेट एक्शन रखा गया। अगला क्वेश्चन था वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। 23 अप्रैल को यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे और 23 अप्रैल को ही यूएन स्पेनिश लैंग्वेज डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कीम टू मैप रेजिडेंशियल लैंड ओनरशिप इन रूरल सेक्टर, स्वामित्व योजना है जो पंचायती राज डे 24 अप्रैल के दिन लॉन्च की गई। फर्स्ट कोरोना वायरस फ्री स्टेट गोवा और सेकेंड कोरोना वायरस फ्री स्टेट मणिपुर। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं और वर्ल्ड वेट डे इस बार 25 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया, क्योंकि मैंने आपको बताया हर बार 25 अप्रैल नहीं होता है, लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड वेट डे। इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट 20 और 21 फाइनेंशियल ईयर के लिए आईएमएफ ने कर दिया है 1.9% बस।
और अगला क्वेश्चन देखिए, G20 ट्रेड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स का जो वर्चुअल मीटिंग है जिसका डेलीगेशन पीयूष गोयल ने, एनर्जी मिनिस्टर्स का समिट धर्मेंद्र प्रधान ने और हर्षवर्धन ने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने G20 हेल्थ मिनिस्टर्स का जो मीटिंग है उसमें डेलीगेशन किया इंडिया का। अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने इंक्रीज किया वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ 2021, अप्रैल से सितंबर तक के लिए किया गया है 2 लाख करोड़ इसका जो पैसा है, मतलब जो है इतना बढ़ा दिया गया, रखा गया है इसका लिमिट। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, इनिशिएटिव टू कन्वर्ट किराना शॉप्स इनटू सैनिटाइज्ड रिटेल स्टोर्स फॉर प्रोवाइडिंग एसेंशियल कमोडिटीज, सुरक्षा स्टोर्स इनका नाम है क्योंकि ये सैनिटाइज होंगे। न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन ये था कि आरबीआई ने प्रोवाइड किया स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी नाबार्ड को, सिडबी को और नेशनल हाउसिंग बैंक को 50,000 करोड़ का। ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर ऐप बनाइए, किसान रथ ऐप है जो ट्रांसपोर्ट करेगी फूड ग्रेन्स और एग्री प्रोडक्ट्स फार्मर्स के, और मिनिस्टर एग्रीकल्चर ऑफ फार्मर्स, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो नरेंद्र सिंह तोमर, और ये किसान रथ जो ऐप है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने लॉन्च की। नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया लॉन्च बाय मिनिस्ट्री फॉर कल्चर, ये इसका नाम है, और जो यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर है वो है प्रहलाद सिंह तोमर, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था अवेयरनेस फैलाएंगे प्रहलाद सिंह पटेल है, इमरजेंसी असिस्टेंस बाय डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स ग्रुप का है उसने $1 बिलियन की मदद दी है इंडिया को। हेडक्वार्टर्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का शंघाई चाइना में है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी इंडिया को लोन दिया है $1.5 बिलियन का। इसका एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स मनीला फिलीपींस में है। एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स जिसे एक्ट कहा जा रहा है, तो एक्सेलरेट करेंगे, एक्सेलरेटर मतलब पूरा जो नाम है वो एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर इनिशिएटिव जो G20 ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है कमेटी को जो सजेस्ट कर रही है जीडीपी डेटा रिवैम्प करने का स्टेट्स के लिए, रविंद्र एच ढोलकिया कमेटी है ये। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक अप्रैल 24 से 30 तक, और वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल इसका थीम था। यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल को, और 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। सुपर हीरो जो अवेयरनेस फैलाएगा बच्चों में कोविड-19 की, वायु है इसका नाम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। बैंक दैट हैज लॉन्च्ड अ सेफ्टी ग्रिड कैंपेन फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, HDFC बैंक। कवरेज ऑफ लेंडर्स लॉस्ट इन केस ऑफ लोन डिफॉल्ट अंडर क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट स्कीम इंक्रीज टू 75%। फेसबुक का इनिशिएटिव वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए प्रगति इस इनिशिएटिव का नाम है। और आखिरी क्वेश्चन कि भारत इंस्टा पे यूपीआई पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय SBI एंड BSNL। थैंक यू सो मच।